वेलकम बैक टू ओसाफ रमज़ान। अपने आखिरी सेगमेंट में हम एस्थेटिक के हवाले से बात करेंगे, प्लास्टिक सर्जरी के हवाले से बात करेंगे। प्लास्टिक सर्जरी आज के दौर में तिब का एक अहम शोबा बन चुका है, जो सिर्फ खूबसूरती बढ़ाने तक महदूद नहीं है, बल्कि आपके जिस्म के ख़राब या फिर मुतासरा हिस्सों की बहाली और दुरुस्ती के लिए भी इस्तेमाल होता है। प्लास्टिक सर्जरी के ज़रिए पैदाइशी नकाइस, हादसात या फिर जलने के बायस होने वाले नुकसानात को ठीक किया जा सकता है, जबकि बाज़ सूरतों में चेहरे या फिर जिस्म की ज़ाहिरी साख को बेहतर बनाने के लिए भी ये तरीका इख्तियार किया जाता है। जदीद मेडिकल टेक्नोलॉजीज़ और महारत की बदौलत प्लास्टिक सर्जरी के तरीके पहले इसके मुकाबले में ज़्यादा महफूज और मौसर हो चुके हैं। ताहम इसके फ़वाइद के साथ मुमकिन ख़तरात और एहतियाती तदाबीर को समझना भी बहुत ज़रूरी है। आज के प्रोग्राम में हम प्लास्टिक सर्जरी की मुख्तलिफ अक़साम, उसके फ़वाइद, ख़तरात और इससे मुतालिक आम गलत फहमियों पर बात करेंगे। बिल्कुल जी, और बात करने के लिए साफिर रमज़ान के सेट पे हमें ज्वाइन कर चुके हैं डॉक्टर अहमद अली साहब। थैंक यू सो मच अहमद फॉर योर टाइम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रमज़ान अच्छा जा रहा है आपका? हाँ जी, बहुत अच्छा। अच्छा, मुझे ये बताएं, जिस तरह से हसनैन ने कहा कि प्लास्टिक सर्जरी अब इसका रुझान बहुत बढ़ गया है। पहले मुझे लगता है कि हमें शुरू करना लेना चाहिए टाइप से। इसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं? प्लास्टिक सर्जरी बेसिकली दो फील्ड्स में डिवाइडेड है। एक है कॉस्मेटिक सर्जरी, जिसमें ब्यूटी से रिलेटेड चीज़ें आ जाती हैं, ब्यूटी को इन्हेंस करना, लाइपोसक्शन, हेयर ट्रांसप्लांट, फेसलिफ्ट। दूसरा आ जाता है रिकंस्ट्रक्शन। रिकंस्ट्रक्शन में यानी कि आपका कोई फॉर्म बिगड़ चुकी है, लाइक एक्सीडेंट्स में, एसिड बर्न्स या पैदाइशी कोई नकाइस हैं, तो उनको ठीक करने को रिकंस्ट्रक्शन कहा जाता है। तो ये बेसिक दो फील्ड्स हैं इसकी। और हमारे यहाँ तो मुझे लगता है अहमद कि ज़्यादातर कॉस्मेटिक्स वाली फील्ड ज़्यादा चलती है, क्योंकि हर शख्स को काले से गोरा होना है और जो थोड़ा सा गोरा है उसको और गोरा होना है। हमारे यहाँ तो ये कॉम्प्लेक्स चल रहा है ना। हाँ, बिल्कुल ये बात है, लेकिन सोशल मीडिया ने उसको ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के प्रेजेंट किया हुआ है। रिकंस्ट्रक्शन में बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। हमारी स्टार्ट या ट्रेनिंग में मेजर पार्ट रिकंस्ट्रक्शन का, और रिकंस्ट्रक्शन खासकर गवर्नमेंट सेटअप्स में बहुत ज़्यादा हो रहा है। और शायद मेरा अपना ख्याल है कि 60 to 70% प्लास्टिक सर्जरी का जो पार्ट है वो ज़्यादा रिकंस्ट्रक्शन की तरफ है। वो बेसिकली हम प्रेजेंट नहीं करते सोशल मीडिया वगैरह पे, तो इस वजह से शायद इतना उसके बारे में नो हाउ नहीं है। ये अच्छा अहमद, मुझे ये बात बताएं कि कौन से ऐसे हालात होते हैं, मतलब अगर स्पेसिफिकली बात करें, अगर कोई इंसान जल गया है या कोई हादसा किसी के साथ हो गया है तो उन सूरतों में करानी चाहिए। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि लोगों में ये रुझान ज़्यादा हो गया है, तो फिर इस रुझान को आप किस तरह से देख रहे हैं? कोई नेगेटिव इफेक्ट्स भी हैं इसके? देखिए, अब ना बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं सोशल मीडिया की वजह से, खासकर कोविड के एरिया में जब लोगों ने घर में टाइम गुजारा और फिल्टर्स एंड उस चीज़ ने ना बड़ा माइंड चेंज किया है। तो अब हर कोई अपने आप को बेटर से बेटर की तरफ या अपना ज़ाहिरी खूबसूरती को इन्हांस करने की बहुत ज़्यादा कोशिश में लगे रहते हैं। तो पर्सनल चॉइस है, सब्जेक्टिव है। ब्यूटी एज यू नो के सब्जेक्टिव टॉपिक है, तो हर कोई अपने ब्यूटी को इन्हांस करने की कोशिश अच्छा, इसमें लेट्स सपोज अगर एक शख्स है, वो अपनी ब्यूटी में किस किस चीज़ को, अगर कॉस्मेटिक की ही बात कर लें, रिकंस्ट्रक्शन की तरफ थोड़ी सी बाद में आते हैं, किस किस चीज़ को इन्हेंस कर सकते हैं? क्या कोई कलर टोन में भी डिफरेंस आ सकता है? लिप्स के हवाले से तो आपने बता ही दिया, और क्या क्या इसमें इम्प्रूवमेंट हो सकती है? देखिए, बेसिकली अगर स्पेसिफिकली प्लास्टिक सर्जरी की या कॉस्मेटिक सर्जरी की बात करें तो उसमें राइनोप्लास्टी बहुत कॉमनली परफॉर्म हो रही है, नोज़ रीशेपिंग जिसको कहा जाता है। उसके अलावा हेयर ट्रांसप्लांट बहुत कॉमनली परफॉर्म हो रहा है। फिर फेस से रिलेटेड फेसलिफ्ट्स हो गए, या आइज़ की ब्लेफरोप्लास्टी होगी। उसके अलावा जो आजकल जो ट्रेंड बहुत ज़्यादा कॉमनली फॉलो किया जा रहा है वो बॉडी कंटूरिंग है, यानी लाइपोसक्शन, बॉडी को शेप में लाने के लिए। हाँ जी, वेट लॉस से रिलेटेड और बॉडी को शेप में लाना। सही। और एक सर्जरी कराने में कितना टाइम लग सकता है? लाइक फॉर एग्जांपल, जैसे अभी आपने नोज़ की बात की, अगर नोज़ की कोई सर्जरी करवा रहा है तो उसको कितना टाइम लगेगा इसमें? स्पेसिफिकली सर्जरी टेक्स 2 to 3 आवर्स। ठीक है। उसकी रिकवरी टाइम डिपेंड करता है कि कैसी सर्जरी कर रहे हैं, क्या आप प्रोसेस कर रहे हैं, लेकिन 7 to 10 डेज रिकवरी टाइम यूजुअली होता है। अच्छा, और ये जो बॉडी कंटूरिंग की बात की आपने, इसको किस तरह से कंट्रोल किया जाता है और इसमें क्या क्या प्रोसेस होता है, और ये भी क्या 2-3 घंटे में हो जाता है? नहीं, बॉडी कंटूरिंग जो है ना, You have to remove the fat or something? जी बिल्कुल, लाइपोसक्शन है। हम एक मेडिकेटेड सक्शन मशीन के थ्रू फैट को सक आउट करते हैं। एक ये तरीका है। दूसरा, उसके अलावा
टमी टक प्रोसीजर्स बहुत कॉमनली परफॉर्म होता है, जिनकी हैंगिंग स्किन होती है, खासकर फीमेल्स की आफ्टर मल्टीपल प्रेगनेंसीज स्किन हैंग कर जाती है, तो उस स्किन को निकाल के बॉडी को प्रॉपर शेप में देने को और body इसके रिकवरी contouring। प्रोसेस में कितना टाइम है? अगेन रिकवरी इसका वही 7 to 10 डेज ही है। सही। और ये इसकी कॉस्ट के हवाले से बताइएगा, और इस प्रोसेस को लेट्स सपोज अगर कोई परफॉर्म करता है तो कॉस्ट वो अगर डिसएडवांटेजेस इसके क्या क्या हैं, क्योंकि हर चीज़ के साथ डिसएडवांटेज तो होता ही होगा। कॉस्ट इसकी वेरिएबल है, बहुत ज़्यादा वेरिएबल है, बड़ा डिपेंड करता है कि स्टार्टिंग फ्रॉम विच स्टार्टिंग अगर देखा जाए तो 2 to 2.5 लाख के से स्टार्ट होता है, और अच्छा। फिर उसके बाद बढ़ता जाता है। उसके अलावा क्या क्वेश्चन किया था, सॉरी आप? मैं ये चाह रहा था कि लेट्स सपोज अगर आप बॉडी कंटूरिंग करवाते हैं तो उसके बाद डिसएडवांटेजेस भी तो होते हैं ना। डिसएडवांटेजेस नहीं कह सकते, कॉम्प्लिकेशंस कह सकते हैं। Complications। वन, बॉडी कंटूरिंग खासकर लाइपोसक्शन, हाँ। इसको कंसिडर किया जाता है वन ऑफ द सेफेस्ट प्रोसीजर इन प्लास्टिक सर्जरीज। कॉम्प्लिकेशंस में बहुत माइनर कॉम्प्लिकेशंस है, मेजर कॉम्प्लिकेशंस एज सच नहीं है। इन गुड हैंड्स, प्रॉपर अगर प्लास्टिक सर्जन्स परफॉर्म कर रहे हैं या कॉस्मेटिक सर्जन्स परफॉर्म कर रहे हैं, देन इट इज़ गुड। अदरवाइज इट कैन बी डेंजरस, जैसे कि बहुत ज़्यादा मिथ्स होती हैं लाइपोसक्शन की, वैसी बात है नहीं है। इट इज़ वन ऑफ द सेफेस्ट प्रोसीजर। अच्छा, अगर कोई लाइपोसक्शन करवाता है और 7 to 10 डेज उसका आपने पीरियड भी बताया, उसकी कॉस्ट भी बताई, इसके बाद फिर सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या देते हैं आप? उसमें सेफ्टी प्रिकॉशंस में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कंप्रेशन गारमेंट, एक बॉडी सूट होता है, ठीक है। वो ऑलमोस्ट 2 months तक पहनाया जाता है, तो उससे जो स्वेलिंग है एंड बॉडी की शेप में आना, ये सारा कुछ उससे बड़ा अच्छा सही हो गया। अच्छा, ये तो थोड़ा सा कॉस्मेटिक वाली साइड पे हो गया। अब अगर रिकंस्ट्रक्शन की बात की जाए तो बहुत सारे हमारे यहाँ केसेस होते हैं जिसमें किसी के चेहरा जल जाता है, कोई और उसमें खराबी आ जाती है, कोई एक्सीडेंट की वजह से कुछ हो जाता है, तो वो रिकंस्ट्रक्शन पाकिस्तान में किस हद तक हो रही है और कितना ज़्यादा? लेट सपोज एक शख्स का यहाँ से बिल्कुल एक कट लग गया, तो एक प्लास्टिक सर्जन उसको उसकी सर्जरी करके तो किस हद तक उसको कम कर सकता है? पाकिस्तान में रिकंस्ट्रक्शन के ऊपर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है और बहुत अच्छा काम हो रहा है, और इंटरनेशनली उसको काफ़ी रिकग्नाइज़ किया जा रहा है। ख़ासकर ये जो पैदाइशी जिनके होंठ कटे हुए होते हैं, क्लेफ्ट लिफ्ट एंड क्लेफ्ट पैलेट, यस, उसके ऊपर तो स्पेशली बहुत ज़्यादा काम है। हमारे बहुत सारे सर्जन्स हैं, उनके तो बुक्स एंड उनके नेम्स जो हैं फॉरेन जर्नल्स में उनके आए हुए हैं। उसके अलावा और वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। ऑलमोस्ट यू कैन से 95 to 98% पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है लाइफ के ऊपर। और ये जो क्लिप लिप की आपने बात की है, इसमें भी टाइम 7 to 10 डेज का ही होता है या ज़्यादा? इसमें कम होता है, क्योंकि ये बहुत अर्ली एजेस में आपने ट्रीट करना होता है, कि लाइक 3 to 4 months का बेबी जब होता है उसी वक्त हम ट्रीट कर देते हैं जी, तो उसके फिर रिजल्ट्स बहुत सुपीरियर आना सही। और अगर एक कोई शख्स है जो कि जल गया है और उसका चेहरा आधा डैमेज हो गया या फुल डैमेज हो गया और उसकी एज भी 23-24 साल है या फिर इससे भी बढ़ के, तो उसकी रिकवरी के कितने चांसेस होते हैं और किस हद तक वो उसकी वापस वो शेप एनहेंस हो सकती है? उसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि कितना अर्ली उसमें उसने इंटरवेंशन करवा ली या कितना अर्ली वो डॉक्टर के पास चला गया और कितनी डेप्थ है बर्न्स की। अगर तो सुपरफिशियल बर्न्स हैं और बहुत अर्ली डॉक्टर के पास चला गया, फिर तो 100% रिजल्ट्स होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा एक ट्रेंड है कि वो होम रेमेडीज़ बहुत करते हैं, रिलक्टेंट होते हैं लोग। रिलक्टेंट होते हैं कि यार डॉक्टर पता नहीं क्या कर देगा, तो उससे ना काफ़ी चीज़ें बिगड़ के आती हैं। इवन उसमें भी 70 to 80% इम्प्रूवमेंट आ जाती है। अगर अर्ली प्रेजेंट कर जाए, अच्छे टाइम पे प्रेजेंट कर जाए, फिर तो ऑलमोस्ट 90% से अबव 100% तक रिजल्ट्स भी मिल जाते हैं। लेकिन लेट प्रेजेंट करने में थोड़े से रिजल्ट्स डिक्रीज़ हो जाते हैं, लेकिन फिर भी इतने अच्छे रिजल्ट्स होते हैं कि पेशेंट की एक ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ बड़ी इम्प्रूव हो जाती है। अच्छा अहमद, ये बताएं कि अक्सर लोगों को मैंने देखा है उनका फेस डबल टोन का होता है, लाइक आधा वाइट है या फिर आधा ब्लैक है, इस तरह। तो ये भी, इसकी भी सर्जरी होती है या इसके हवाले से कोई और प्रोसेस मेडिसिन होती है? ये यूजुअली नॉन सर्जिकल के अच्छा। थ्रू ट्रीट किया जाता है, जिसमें लेज़र्स हैं, सीरम्स हैं, क्रीम्स हैं, माइक्रो नीडलिंग है, PRPs हैं। ये डिफरेंट मोडेलिटीज़ हैं जो यूज़ करके
इसको इम्प्रूव किया जाता है। ठीक हो गया। और एज ए सर्जन या फिर प्लास्टिक सर्जन आपके पास कौन कौन से केसेस आते हैं, स्पेशली कॉस्मेटिक के रिलेटेड आते हैं या फिर रिकंस्ट्रक्शन? तो आपने कह दिया कि वो गवर्नमेंट बहुत हॉस्पिटल्स ज़्यादा करते हैं, बड़े हॉस्पिटल्स करते हैं। जो प्राइवेट सर्जन्स होते हैं या फिर प्राइवेट डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं जो अपनी प्रैक्टिसेस करते हैं, उसके उनके पास तो ज़्यादा कॉस्मेटिक रिलेटेड इशूज ही आते हैं। हाँ जी, क्योंकि यूजुअली रिकंस्ट्रक्शन बड़े सेटअप्स में, खासकर गवर्नमेंट सेटअप्स में या जिनके अंदर मल्टीपल सर्जन्स हों, क्योंकि रिकंस्ट्रक्शन में हमेशा एक से ज़्यादा सर्जन्स की इन्वॉल्वमेंट चाहिए होती है। प्राइवेट सेटअप्स में ज़्यादातर कॉस्मेटिक ही आते हैं। आजकल अगर देखा जाए तो ट्रांसप्लांट है, राइनोप्लास्टी है, अच्छा। और ये बॉडी कंटूरिंग, ये तीन ज़्यादा कॉमनली। ज़्यादा हो रही है। अच्छा। और ये वाइटनिंग के हवाले से भी तो काफ़ी रुझान अब पैदा हो चुका है ना? जी जी, उसके लिए बेसिकली इट्स अ मिस नॉर्म जो कि पूरी सोशल मीडिया पे फैला हुआ है। बेसिकली दीज आर मल्टीविटामिन ड्रिप्स, अच्छा। जिसमें विटामिन सी होता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है, साथ ग्लूटाथायोन होता है। ग्लूटाथायोन का एक प्लस पॉइंट कह सकते हैं, साइड इफेक्ट कह सकते हैं कि वो स्किन की टोन को इम्प्रूव करता है। अच्छा। तो ये चीज़ वाइट है। होना लाजमी है, बेसिकली सब नहीं, किसी मैं- किसी मैं- को मैं- बताते नहीं होते यार मैं- कि खैर है आपका जो कलर है आप कलर है, बेस्ट हाँ। हैं। हाँ, मैं क्योंकि वाइटनिंग ड्रिप्स नहीं लगाता यूजुअली, आई डू नॉट रिकमेंड दैट। क्या मतलब इट्स इसके कोई पर्सनल साइड चॉइस, इफेक्ट्स हैं या फिर? पर्सनल चॉइस है बेसिकली। अच्छा। ये मेरी पर्सनल चॉइस है कि आई यूजुअली अवॉइड देम। अच्छा, साइड इफेक्ट्स भी होते हैं इसके? हमने देखा है कि जो लोग इस तरफ जाते जी। हैं वो बाद में अगर उसको छोड़ दें या इस तरह, तो उनका चेहरा बड़ा अजीब जी, होगा। साइड इफ़ेक्ट्स इस तरह से हैं कि बेसिकली आप देखें, अगर डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर लेते हैं तो बहुत सारे चांसेस हैं कि वो आपको हार्म कर ले। आपने ओवरडू कर दिया तो आपकी किडनी को इफेक्ट कर अच्छा। सकता है, लिवर को इफेक्ट कर सकता है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप डॉक्टर के साथ इन टच कितने रहें। अरसे बाद लगवाने चाहिए अगर कोई लेता भी है? वैसे यूजुअली इसका 1 वीक का साइकिल होता है। अच्छा। सेशंस 1 वीकली आप एडवाइस करते हैं। ठीक हो गया। और ये जो आप जिन लोगों को मना करते हैं वो फिर मना भी हो जाते हैं? आजकल जो मैंने देखे, अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा है पेशेंट्स, वो समझ जाते हैं, उनको समझाने की देर होती है। लेकिन जब आप And उनको साइड इफेक्ट्स बताएंगे तब शायद। शायद, लेकिन वो उनको अगर बताया जाए ना तो दे अंडरस्टैंड, उसके रिस्क को समझते हुए अगर कोई लगवाता है तो इट्स अप टू देम। ठीक हो गया डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। डॉक्टर अहमद हमारे साथ मौजूद थे जो कि प्लास्टिक सर्जरी एंड कॉस्मेटिक सर्जरी और रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी के हवाले से बात कर रहे थे। औसाफ रमज़ान में मुझे, फजल अशरफ को और हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह। अल्लाह हाफिज़।